ये जो एरिया है, ये कोटेश्वर एरिया है, ये पूरा होटल और पूरा लॉज है। एक लाइन से आप ये देख सकते हो चारों तरफ। लेकिन क्या है कि ये सारे बंद हैं, कॉल भी नॉट कनेक्टेड बता रहा है। तो क्या किया जाए यार, समझ से बाहर है। और पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। ऐसा डेली होता है कि आज कुछ हुआ है। इंडिया से काफी बेहतरीन है। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर उधर का बहुत हाई है। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। अभी मैं हूं रक्सौल रेलवे स्टेशन पे और हम जाने वाले हैं नेपाल। आप भी अगर नेपाल जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यूजुअली सारे इंडियन लोगों को पता होता है कि अगर इंडियन लोग नेपाल में जाते हैं तो उनके लिए वो वीजा फ्री कंट्री है, वहाँ पे वीजा नहीं लगता है। लेकिन वीजा के अलावा भी बहुत सारा इंटरनेशनल फॉर्मेलिटीज होती है जिसे पूरा करना पड़ता है। जैसे कि आप एंट्री कर रहे हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मनी एक्सचेंज या होटल बुकिंग, या अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो मोबाइल नेटवर्क भी चला जाता है। एक दिन का मतलब चीपेस्ट जो होटल बुकिंग है वो कितना लगता है, यानी खर्चा कितना लगेगा, कम से कम खर्चा कितना लगेगा, तो इस वीडियो में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो फिलहाल मैं हूं अभी रक्सौल रेलवे स्टेशन पे और ये आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। तो जैसे आप निकलते हैं रक्सौल रेलवे स्टेशन से तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, इसमें लोग बैठे हुए हैं। और रक्सौल रेलवे स्टेशन जो है ये बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में पड़ता है। और यहाँ से भी जो है इसको आप समझ लीजिए बॉर्डर, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है ना वो काफी दूर नहीं है, बस 6 किलोमीटर है। तो बहुत सारे बॉर्डर हैं क्रॉस करने के लिए। अगर आप जहाँ भी हैं, आप दिल्ली में हैं, उत्तराखंड में हैं, यूपी में हैं, कहीं भी है तो आपका नियरेस्ट बॉर्डर जो भी है आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से कोई सवारी वगैरह लेते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने ये जो है बैटरी रिक्शा यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पे बॉर्डर तक कैसे पहुँचते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप रक्सौल रेलवे स्टेशन से आप निकलते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं या इस टमटम से जा सकते हैं। और दोनों का चार्ज जो है लगभग सेम है ना चाचा, दोनों का चार्ज सेम है, यानी पर पर्सन आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप शेयरिंग में जाते हैं। तो वैसे हम हैं 2 लोग, वो 150 हमने दे दिया, 50 रुपये ज़्यादा दे दिया। तो हम ये टमटम इसलिए चूज़ किए क्योंकि ये आमतौर पे अभी इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आपको बैटरी रिक्शा या ऑटो मिलते हैं देखने को, लेकिन ये टमटम पे बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। हम लोग जब छोटे थे, बचपन में जाते थे अपने मदरसे स्कूल में पढ़ने के लिए, उस टाइम ये टमटम गाड़ी उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉमन ये गाड़ी थी, इस पर लोग बैठ के आते जाते थे। अभी ये इंडिया में बहुत कम देखने को मिलेगा, तो इस वजह से इसकी सवारी हम लोगों ने लिया है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है लगभग 4 किलोमीटर है और हम थोड़ी देर में 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे। फिलहाल लेकिन हम अंदर में हैं और हम जा रहे हैं वहाँ बस स्टैंड तक। वहाँ पर ला करके ये चच्चा जो है टमटम वाले वो छोड़ देंगे और फिर हम वहाँ से जो है आगे निकलेंगे। नेपाल के अंदर एंटर कर चुका हूँ। ये नेपाल का मार्केट है और ये है घंटाघर यहाँ का। और ये मार्केट देख सकते हो इंडिया में और यहाँ में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और आपको बताता हूँ कि अगर आप आना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन क्या लगता है क्या नहीं। तो सबसे पहले आपने वीडियो देखा होगा, मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे क्या है कि अगर सवारी से आ रहे हैं, कोई गाड़ी वगैरह से आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा, पास बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई चीज़ लेके नहीं आ रहे हैं, आप सिंगल आ रहे हैं, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है आपके साथ, तो क्या है कि पब्लिक पास नहीं बनता है, पब्लिक का कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर आ रहे हैं तो आपके पास जो है या तो आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए या तो पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि आप गूगल करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ है नेपाल में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट या वोटर आईडी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो आप उसको भी लेकर के आ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो आप बॉर्डर पे ही करा लेंगे, तो वहाँ पे
पे आपको ठीक ठाक अच्छा रेट मिल जाएगा। फिर अंदर आप जाते हैं ना तो शायद जो है रेट आपको कम मिलेगा। जैसे वहाँ एक्सचेंज करवाते हैं तो अगर आपके पास इंडियन 1 रुपया और नेपाली 1.6 रुपया के बराबर होता है, तो आप वहाँ पे जैसे हमने 10,000 का एक्सचेंज करवाया तो 10,000 के बदले में हमें उन्होंने 16,000 दिया। और क्या है कि वहाँ पे एक्सचेंज करवाते हैं ना 2% वो चार्ज लेंगे, जो कि 200 रुपया हुआ, यानी 10,000 देते हैं तो 16,000 देंगे, प्लस एक्स्ट्रा वो 200 आपसे चार्ज लेंगे। फिर क्या है कि लेकिन फायदा एक ही है कि अगर बॉर्डर पे वहाँ पे एक्सचेंज करवाते हैं ना तो फिर दोबारा अगर आते हैं एग्जिट करते हैं तो आप जो अगर लिए हुए हैं पैसे जितने भी बचे हैं आपके पास नेपाली पैसे, तो दोबारा आप इंडियन मनी में आकर के आप एक्सचेंज करवाएंगे तो दोबारा वो आपको जो है ना पैसे 2% टैक्स नहीं लगेंगे। और अगर आप सिम लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप नेपाल में आ रहे हैं तो आपको सिम लेना भी जरूरी है, तो सिम लेने के लिए क्या है कि जैसे हमने सिम लिया तो सिम का जो है यानी आधार कार्ड आपके पास है तो आप सिम निकाल सकते हैं। और सिम का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप जैसे इंडिया में क्या है कि अगर हम सिम निकाल के रख देते हैं तो सिम जो है हमारा बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है 2 साल तक अगर आप अपने पास सिम रखते हैं, चालू नहीं रखते हैं ना, फिर भी 2 साल तक सिम जो है आपका चालू रहेगा, 2 साल के बाद ही बंद होगा। तो हमने सिम लिया वहाँ से और उसमें जो है रिचार्ज करवाया तो टोटल 300 लगा सिम के लिए, और उसमें 18 GB उन्होंने डाटा दिया। क्या है कि यूट्यूब जो है यूट्यूब फ्री है, अनलिमिटेड है, यानी उसके डाटा नहीं लगेंगे। और फिर अभी हम हैं यहाँ पे घंटाघर के आसपास में, बीरगंज घंटाघर के आसपास में है। तो अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं, तो हम चलते हैं कहीं होटल ढूंढते हैं, खाना खाते हैं और खाना खा के फिर हम काठमांडू के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक होटल मिला जो कि राज दरबार है, इसमें चलते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं इसका खाने का टेस्ट कैसा है। चलते हैं, फिलहाल भूख बहुत तेज़ लगी है तो खाना खाते हैं और फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप नेपाल में आते हैं तो नेपाल में आकर के सबसे पहले अगर आप खाना चाहते हैं ना तो आपको चीपेस्ट में आपको 175 का वेज थाली मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने ऑर्डर किया है पनीर थाली, जो कि ये 300 नेपाली रुपए का है। लो जी, हमारा पनीर थाली जो है आ चुका है और इसमें जो रोटी है 1 2 3 4 5 रोटीज़ है, गोभी की सब्जी है, भुजिया है, चटनी है, पनीर है, दाल है, एक पापड़ है, थोड़ा सा सैलेड है और यहाँ पे थोड़ा सा साग है। और ये यहाँ का जो है नेपाली 300 का पड़ा, हमारा इंडियन 188 के आसपास ये पड़ा। तो दोस्तों फिलहाल हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद अब जो है हम लोगों को काठमांडू जो है बहुत ही जल्दी निकलना है, क्योंकि आप ये मौसम जो है आप देख सकते हो कितनी जल्दी बारिश हो जाए पता नहीं। और जो है काठमांडू जाने में इससे हम लोग जा रहे हैं इस वैन से, और बस भी जाती है, तो बस का जो है किराया वो 1200 है और ये वैन का किराया जो है ना वो 850 है, यानी 2 आदमी का 1200 और 1 आदमी का 600, लेकिन वैन का किराया जो है वो 1 आदमी का 850 है, क्योंकि ये वैन है AC वैन है और ये जल्दी हमें वहाँ तक छोड़ देगी। और बस का है कि बस का रास्ता भी जो है वो जाम हो सकता है, लेकिन वैन है ना, मैंने सुना है कि वैन बहुत जल्दी ला करके छोड़ देती है, तो वैन से जो है लगभग 5-6 घंटे लगेंगे। और हमें जो है ये बीरगंज जो है इसको एक्सप्लोर करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। बीरगंज और हमारा इंडिया जो रक्सौल है बिहार है वो लगभग जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम काठमांडू जाएंगे तो वहाँ पे जाकर के हमें थोड़ा वेदर कुछ अलग मिलेगा, यहाँ का वेदर वगैरह जो भी है ना, तो यहाँ का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इंडिया का वेदर और यहाँ का वेदर। तो अभी फिलहाल इन्होंने कहा है कि 4.5 घंटे में हम पहुँचा देंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि टाइम कितना लगता है। तो वैसे अभी 4 बज रहे हैं, तो हम देखते हैं वहाँ तक कितने बजे पहुँचते हैं और ये कितने बजे वैन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप नेपाल में आना चाहते हैं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना हो, वैसे मांगते तो नहीं है, लेकिन अगर ये सब झंझट से आप बचना चाहते हैं ना, तो ये जो टमटम गाड़ी है, टमटम गाड़ी से आप डायरेक्ट आप रक्सौल से ले सकते हैं। जैसे आप रक्सौल बस स्टैंड पे उतरेंगे तो वहाँ पे ये टमटम गाड़ी मिल जाएंगी आपको, जो कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। तो इसको अगर पकड़ते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिलता है, आप डायरेक्ट वहीं से आप चढ़ेंगे और आपको कहीं इंडियन कस्टम ऑफिस में भी वो लोग नहीं रोकेंगे, नेपाल कस्टम ऑफिस है वहाँ पे भी आपको नहीं रोकेंगे, ये डायरेक्ट आपको ले आके नेपाल के अंदर छोड़ देंगे। जहाँ पे आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो बस लगी होती है या वो वैन लगी होती है, तो वहाँ पे ये लोग डायरेक्ट ला करके छोड़ देंगे। रास्ते में इनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेकिंग वगैरह नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर सेफ्टी आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आप रख सकते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, क्या पता बाद में आपको कुछ हो जाए, तो आपके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो दोस्तों फिलहाल हम नेपाल के बहुत अंदर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं हम एक ढाबा पे रुके हैं। ये पीछे एक ढाबा है। लगभग 1.25 घंटे का सफ़र जो है वो कट चुका है। और रास्ते की बात करूं तो रोड वगैरह है, काफ़ी अच्छे रोड हैं, टूटे फूटे रोड नहीं है। जैसे कि ये पूरा पहाड़ों पे है, ये पूरा नेपाल जो है। और जगह जगह जो वहाँ से हम वीरगंज से आगे निकले तो क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे रास्ते में रोड पे चेक पोस्ट हमें मिले, तो वो सब चेकिंग करते हुए जा रहे थे। तो ज़्यादा बड़ी चेकिंग नहीं हो रही थी, बस ऐसे ही गाड़ी रुका के देख ले रहे थे और फिर कह रहे थे जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ तक आए हैं तो फिलहाल इतनी बड़ी चेकिंग जो है वो कहीं पे नहीं हुई है। कोई स्कैनर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब कि अगर कोई क्राइम करता है तो इजी है उनके लिए, वो नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हैं, या नेपाली जो भी करते हैं तो वो इंडिया में भी जा सकते हैं। देखते हैं काठमांडू हम कितनी देर में पहुँचते हैं। लेकिन एक बात बता दूँ, अभी हम लोगों ने होटल बुक नहीं किया है। हम डायरेक्ट वहाँ पर जाएँगे और होटल पर बात करेंगे और देखेंगे कितने पैसे में हमारे होटल बुक होता है। तो इसके बारे में होटल का जो बुकिंग जो है वो हम वहाँ पे काठमांडू में ही चल के आपको बताएंगे। फाइनली 6 घंटे ट्रेवलिंग करने के बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ काठमांडू। और काठमांडू की ये जो जगह है ये कोटेश्वर है। यहाँ पे जो है बहुत सारे गेस्ट हाउस वगैरह हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये काठमांडू है, ये पूरी तरह से ये सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पे अभी 11 बजे से ही पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। सारे शॉप वगैरह जितने मार्केट हैं सारे बंद हैं। और जो है पुलिस चारों तरफ घूम रही है। लोग भी दिख रहे हैं, जैसे चर्सी वगैरह हैं जो नशे करते हैं, उस टाइप के लोग भी दिख रहे हैं। और फिलहाल अभी तक हम लोग को गेस्ट हाउस या लॉज कुछ भी नहीं मिला है। ये देख सकते हो, ये सामने बहुत सारे एक लाइन से पूरे पड़े हुए हैं, लेकिन सारे बंद हैं। तो अभी समझ नहीं आ रहा है कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, रात कैसे गुजरेगी। तो देखते हैं कहीं मिलता है कि नहीं, फिर आपको बताते हैं। यार एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये जो एरिया है ये कोटेश्वर एरिया है, ये पूरा होटल और पूरा लॉज है। एक लाइन से आप ये देख सकते हो चारों तरफ, ये पूरा होटल और लॉज ही है चारों तरफ। लेकिन क्या है कि ये सारे बंद हैं। कॉल भी लगाया जा रहा है उस पे, तो कॉल भी नॉट कनेक्टेड बता रहा है। तो क्या किया जाए यार, समझ से बाहर है। पूरा एरिया बंद है पूरी तरह से और पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। पता नहीं ऐसा डेली होता है कि आज कुछ हुआ है, क्योंकि यार अगर होटल है इनको तो 24 घंटे खुला होना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए, गेट हमेशा ओपन होना चाहिए। लेकिन सारे बंद है, लाइट भी बंद है, गेट वगैरह भी बंद है, कुछ नहीं है। कॉल किया जा रहा है तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी कॉल नहीं लग रहा है। तो ये पता नहीं चल के आ रहा है भाई। तो यार होटल तो नहीं मिल रहा है। और वैसे मौसम इधर का जो है काफ़ी अच्छा है। वेदर जो है इंडिया से काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि उधर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर उधर का बहुत हाई है। इधर का टेम्परेचर जो है पूरी तरह से मुझे लगता है कि 20-22 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि हम लोग दिसंबर में हैं, दिसंबर की सर्दी चल रही है, उस तरह से इधर का मौसम है। और लोग बाइक वगैरह भी जो चला रहे हैं ना, स्वेटर और जैकेट पहन करके ही चला रहे हैं। और जो है होटल तो हमें मिल नहीं रहा है, तो हमें लगता है कि इधर मच्छर उच्छर तो है नहीं। एरिया भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे रोड के आसपास में ये पार्क भी बना हुआ है। मुझे लगता है कि बाहर ही रोड पे वक्त गुजारनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद फाइनली हम लोगों को ये एक होटल मिला है, नॉर्मल सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसकी प्राइस जो है नेपाली 1500 रुपये है और इंडियन जो कि 940 के आसपास हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ होटल कैसा है। ये है, एक छोटा सा बेड मिला हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 लाइट है, एक ये टेबल है सामान वामान रखने के लिए, और एक ये टीवी है जो कि पता नहीं चलती है कि नहीं चलती है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। एक छोटी सी एसी है यहाँ पे। ये एक अलमारी दिया हुआ है, इसमें कपड़े वगैरह रखने के लिए। इधर जो है ये बालकनी नहीं है, ऐसे ही ये विंडो लगा हुआ है। एक ये छोटा सा वॉशरूम है। फाइनली हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। रास्ते में जो हम वहाँ से निकले थे बहुत ही खतरनाक रास्ता था भाई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो जिग जैग, वो एकदम घूम घूम के यहाँ से जाना फिर घुमा के ऐसे ही आना। तो रात के समय में हम वीडियो सही से नहीं बना पाए, क्योंकि रात थी तो वीडियो नहीं आ पा रहा था सही से, तो हम नहीं दिखा पाए आपको। तो अभी फ़िलहाल हम आराम करते हैं। और खाने पीने का भी पूरा नीचे पूरी तरह से पूरा मार्केट बंद है, कहीं खुला हुआ नहीं है, खाने पीने का कोई चीज़ नहीं है। ये तो होटल ही पूरा एरिया होटल है, लेकिन पता नहीं होटल भी बंद है सारा। लेकिन ये मुश्किल से यहाँ पे एक नंबर लगा हुआ था, हम लोगों ने कॉल किया तो वो चचा उठा लिए, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने ये रूम दिया। तो अब फिलहाल चलते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।